Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important political philosopher, and that is J. Rousseau. His complete name is Jean Jacques Rousseau. We call it J. Rousseau, or in simple words, only third name is pronounced like Rousseau. He is one of the contractualists. Three contractualist political philosophers are the part of your syllabus. One of them is John Locke. The second one is Thomas Hobbes. And the third one is Rousseau. And we are going to talk about Rousseau today because before this we talked about Thomas Hobbes and we talked about John Locke in great details with comparison and contrast. Kindly like this live broadcast, share this lecture in our Safe 6 WhatsApp group, invite the friends to the class so that they join it, and then we are going to discuss the life of this great man Rousseau. हमने थॉमस हॉब्स को पढ़ा और हमने ये कहा कि ही वॉज अ रियलिस्ट, वो रियलिस्ट था। हमने जॉन लॉक के बारे में भी पढ़ा और हमने ये कहा कि ही वॉज एम्पेरिसिस्ट, कि वो एम्पेरिसिस्ट था। और आज जिस बंदे को हम पढ़ने जा रहे हैं रूसो, तो ये रोमांटिसिस्ट है। इसका ताल्लुक रोमांटिक एज से है, रोमांटिक एज से। थोड़ा सा रोमांटिक एज का भी आप लोगों को बता दूं। रोमांटिक एज का ताल्लुक दिल से होता है, हेयर। रीजन का ताल्लुक, रीजन का, दैट इज विथ योर माइंड, ब्रेन। रीजन का ताल्लुक यहां से होता है। दो चीजें इंसान की बदन में अहम किरदार अदा करती हैं, माइंड एंड हार्ट। अ पर्सन's माइंड एंड हार्ट। So romanticist believes in heart. Our romanticist believes more in heart and less in mind. वजह क्या थी कि वो रोमांटिसिस्ट बना? एक ये है कि वो he had tremendous love for humanity. इंसानियत के लिए इसके दिल में एक दर्द मौजूद था। कैसे, ये कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। इसकी छोटी सी है, 1 मिनट में बताता हूं, बड़ी जबरदस्त है। अगर आप लोगों ने रूसो को सही तौर पर पढ़ा और उसकी जो कोटेशंस हैं वो याद कर लिए और उसकी जो राइटिंग पावर है वो आप लोगों ने हासिल कर लिया, तो पॉलिटिकल साइंस तो छोड़ें, आप लोग ऐसे पेपर के टॉपर होंगे। ये बड़ी जबरदस्त बात मैंने आप लोगों को कह दी। इसका जो राइटिंग स्टाइल है, लिटरेरी सेंस है, ये बड़ा स्ट्रांग है, बिल्कुल आपके दिल पर तीर चलाने के मुतरादिफ है। हिज वर्ड्स टच योर हार्ट। जब आप इसकी जिंदगी को पढ़ते हैं, इसके अल्फाज को पढ़ते हैं, बड़े रिवोल्यूशनरी हुए हैं इसके अल्फाज।
इवन फुल ऑफ पेन कह ले तो कम नहीं होगा। जो इंट्रोडक्शन आप लोगों की किताब में इसके बारे में लिखा गया है बड़ा हैरानकुन है। उसके एक लफ्ज को मैं आप लोगों को बताता हूं। जब वो कहता है कि मेरे वालिद ने, माय फादर मैरिड जो है माय मदर, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम माय फादर लिफ्ट और अबंडन हर एंड वेंट टू अनदर कंट्री फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी। शी रोट अ लेटर टू हिज फादर, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गया अपनी बीवी की खातिर। चलो वो आ गया, अब है क्या, मीना गुलाले ये क्या किया है, रसल नहीं है, रूसो है। तो उसने कहा कि मेरे वालिद वापस आ गए। अब यहां से एक सेंटेंस ये लिखता है, बड़ा पावरफुल सेंटेंस है। वो कहता है कि आई वॉज द मिजरेबल आउटपुट ऑफ दियर रीयूनियन। कि पहले जुदा हुए मेरे पेरेंट्स, फिर से मिले, रीयूनियन, एंड आई वॉज द मिजरेबल आउटपुट। ये मिजरेबल लफ्ज यहाँ पर बड़ा खतरनाक है। सिंपल ये भी कह सकता था कि मैं जो है पैदा हुआ, आई वॉज द चाइल्ड ऑफ दियर रीयूनियन, लेकिन इसने ये नहीं कहा। इसने बड़ा लिटरली सेंटेंस इस्तेमाल किया ताकि आपके हार्ट पर जो है असर करे। आई वॉज द मिजरेबल आउटपुट ऑफ दियर रीयूनियन बिकॉज माई लाइफ, माई बर्थ कास्ट माई मदर हर लाइफ। देखो, ये तो ये भी कह सकता था कि बस मैं पैदा हुआ, मेरी अम्मी मर गई, लेकिन इसने क्या कहा कि मेरी ऐसी बदबख्त, इन दोनों की यूनियन से एक बदबख्त बेटा पैदा हुआ। उस बदबख्त बेटे की बदबख्ती की निशानी यह है कि पैदा होते ही इसने अपने उसकी मां को इसकी कीमत अदा करना पड़ी अपनी जान देकर। तो इसका मतलब यह है कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था और इसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी, और यही वजह है इतनी जो है मिजरेबल लाइफ थी इसकी, दैट ही कमिटेड सुसाइड एट द एंड। लेकिन ऐसे नहीं कि इसने जिंदगी का मुकाबला नहीं किया, ये वेगाबॉन्ड बना। वेगाबॉन्ड उस शख्स को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, घूमता है, फिरता है। फिर क्या है, उसके बाद इसने एक छोटा सा होटल खोल लिया, उसमें एक लड़की भी इसके साथ काम कर रही थी, उससे शादी हुई। ये भी बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। ये मैं आप लोगों को इसकी किस्से कहानी सुना रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कोट करें, बल्कि इसलिए कि आप इसकी ह्यूमैनिटेरियन जो स्पिरिट है, जो इंसानियत के लिए एक दर्द है इसके दिल में, वो आप लोग सिर्फ जान सके। फिर आप लोगों को इसकी फिलॉसफी जो रोमांटिक है वो बताता हूं कि रोमांटिसिज्म क्या है। अच्छा, अब आते हैं इसकी होटल खोल लिया, होटल में इसके साथ एक लड़की काम कर रही थी, शादी की। वो लड़की जो है, शी कुड नीदर रीड ना राइट, इवन शी वॉज अनेबल टू काउंट द मनी, शी वॉज अनेबल टू कुक प्रॉपरली, और वो एक चीज में माहिर थी, इसकी बीवी, गाली देने में। उसको हर वक्त गाली देती थी। तो किसी शख्स ने कहा कि तुम इसको किस तरह बर्दाश्त करते हो, कैसे तुमने इसको बीवी बनाया है, ये इस जाहिल औरत को जो इसको कुछ भी नहीं आता। तो फिर रूसो कहता है कि शी इज द मिजरेबल क्रीचर ऑफ गॉड and in need of pity, and my place is with the oppressed and dispossessed। कि मेरी जिंदगी जो है, मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ऑप्रेस्ड, मजलूमों के साथ है, गरीबों के साथ है,
बदबख्तों के साथ है जिसके पास कुछ नहीं होता, हु आर डिसपोजेस्ड, जो कुछ भी पोजेस नहीं करते। मेरी जिंदगी तो उनके साथ है, ये कहा करता था। इतना जो है इसके दिल में एक दर्द था। इसकी जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही। फिर जो है इसने इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक कॉलेज में कंपटीशन था ऐसे राइटिंग का, उसमें से इसने भी ऐसे लिखा साइंस के, और इसकी जो मोरल डिग्रेडेशन है कि मोरली इंसान को करप्ट करता है, उस वक्त का साइंस बता रहा हूं। इस वक्त के साइंस ने तो इंसान को फायदा दिया है। जब उस वक्त इंडस्ट्रियलिज्म आया तो उसने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया और हालात जो है लोगों के खराब हुए थे, मोरली करप्ट हुए थे, मटीरियलिस्ट बन गए थे, मादा परस्त बन गए थे, इंसानियत से दूर गए थे, एक्सप्लॉयटेशन थी हर वक्त हर तरह से। लोग पैसे को, मनी को सब कुछ समझने लगे थे। तो ऐसे हालात में इसने फिर ऐसे लिखा, और जैसे मैंने कहा कि ही हैड ट्रेमेंडस स्किल्स ऑफ राइटिंग एंड द राइटिंग हैड द ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ टचिंग द हार्ट्स। इसकी राइटिंग अगर आप लोग सही तौर से पढ़ते हो, समझते हो, तो आप कभी भी पॉलिटिकल साइंस छोड़े ऐसे के पेपर में भी फेल नहीं होंगे। इवन आप टॉपर्स में होंगे, 70+ अबव मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आपके पास इतना जो है लिटरेरी सेंस और लिटरेरी क्वालिटीज हो। आम लोगों की तरह जो है साइंटिफिक लैंग्वेज ऐसे में नहीं चलता। उसके लिए दिल चाहिए, दर्द चाहिए, अल्फाज में लिटरेरी सेंस, फिगर्स ऑफ स्पीच, इडियम्स, ठीक है। वहां पर आपने मेटाफर्स, सिमिलीज, कंपैरिजंस, ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी है, तब जाकर आपका ऐसे। और ये रूसों से बेहतर कौन कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं, फिर उसने एक काम किया, मतलब बुक लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, जिसकी वजह से इसको जो है मुल्क से भी निकाल दिया गया। फ्रांस गया, वहां पर भी इसकी किताबें चलाई गई। फिर वहां से इंग्लैंड भाग गया, वहां पर उसको जो है ह्यूम मिला, और आखिरी जिंदगी जो है इसने बड़ी दर्द में गुजारी, और तकरीबन कहा जाता है कि 16 ईयर्स। फिर ये डर डर कर घूमता था, ये कहता था कि लोग मुझे मारने के लिए इधर उधर घूमते फिरते हैं। इवन जिस शख्स ने इसको पनाह दी थी, ह्यूम ने, उससे भी डरता था कि ये भी मुझे जो है ही इज प्लॉटिंग अगेंस्ट मी फॉर पॉइजनिंग, कि वो मुझे जहर पिलाना चाहते हैं, वो मुझे मारना चाहता है। और इस डर की वजह से जीते 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 इतना तंग आ गया था, और उसने कहा था कि पीपल हेट मी बिकॉज आई लव ह्यूमैनिटी, बिकॉज आई लव देम, कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, इन लोगों को मैं दिल में रखना चाहता हूं, इसलिए ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। और फिर आखिर में इसने सुसाइड भी कर लिया था, खुदकुशी भी कर ली थी। अच्छा, अब आते हैं इसके एज की तरफ, कि इसके एज में क्या था। एज में एक तो ये कि रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म एक ऐसा एज है जिसमें इंसान जो है दिल की सुनता है, हेड की इतना नहीं सुनता। वो एक ऐसा एज था 18वीं सदी में, जब इंडस्ट्रियलिज्म बिल्कुल अपने उरूज पर था, जब कैपिटलिज्म अपने उरूज पर था। तो आप याद रखें कि ही वाज स्वोन एनिमी ऑफ कैपिटलिज्म, ही हेटेड कैपिटलिज्म। वो साइंस को जो है वो कहता है कि ये तो इंसान को मोरली डिग्रेड कर देता है, इंसान मटीरियलिस्ट बन जाता है, ये इंडस्ट्रीज ने इंसानों को जो है नेचर से दूर किया हुआ है, इंसानियत से दूर किया हुआ है, इसको अपना गुलाम बनाया हुआ है, ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ये नहीं देखते कि जिंदगी में लिबर्टी भी है, खुशहाली भी है, इंसानियत भी है। ये रोमांटिक एज से ताल्लुक रखता है। तो इस एज का इस पर अपना एक असर है, और इसके आइडियाज भी इसी पर बेस करते हैं। दूसरा जो है वो है इसका जो ह्यूमन नेचर का कंसेप्ट है, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, अनलाइक थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने कहा कि ह्यूमन क्या है, दैट इज इविल बाय नेचर। इसने कहा कि नहीं, इंसान जो था स्टेट ऑफ नेचर में इवन बड़ा खुश था, आजाद था, फ्री था। और ये जो है जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, ना उसको फिक्र रहती है गम की,
ना बच्चों की, ना वालिदैन की, ना जो है सोसाइटीज की, ना कल्चर की, ना रिलीजन की, ना जो है वो लैंग्वेज की जरूरत उसे पड़ती है। बस वो खाता है, पीता है, सोता है, मर जाता है। वो न राइट को जानता है, न रॉन्ग को जानता है, न मोरालिटी को जानता है, न जो है वो इमोरलिटी को जानता है। इंसान इतना खुश था जैसे एक जानवर होता है जंगल में और उसे किसी चीज का पता ही नहीं होता कि राइट और रॉन्ग क्या है, रिलीजन क्या है, डाइज्म क्या है और एथियज्म क्या है, इसको ये भी पता नहीं होता। इसी तरह इंसान भी स्टेट ऑफ नेचर में बड़ा पाक था, खुश था, हैप्पी था, सॉलिटरी था, लिबर्टी पर था, फ्रीडम थी उसके पास, और जो है बस अपना फिजिकल नीड्स यही पूरा करता था। तो ह्यूमन बाय नेचर इज गुड। वो कहता है कि इंसान तब बुरा बनता है when he is regulated by the state, by the government। इन जितने जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, फिटर्स लगाए जाते हैं, FETTER, ये लफ्ज भी नया सीख ले, रिस्ट्रिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जितने भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, इट करप्ट्स द मैन, इट मेक्स द मैन इवल, ये फिर इंसान को जो है बुरा भला बना देते हैं। अब इसकी मिसाल दूंगा ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब एक शख्स है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट या एक टेररिस्ट फैमिली में पैदा हो जाए, तो ये इंसान जो है, इसको जो तालीम दी जाएगी, जिस स्टेट में पैदा हो जाए, जिस स्टेट की तालीम हासिल करे, सपोज वो स्टेट जालिम स्टेट है, तो उसके लोग भी फिर जालिम होंगे। उसका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो उसके लोग भी ठीक नहीं होंगे। तो ये जो सिस्टम्स और रेगुलेशंस जो है, इसने इंसान को इवल बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर इंसान ने जो है रिलीजन का कंसेप्ट बनाया, ठीक है, बनाया। अब रिलीजन में इंसान को यह सिखाया गया कि जाए जंग करे, अपना हक हासिल करे। मजहब के नाम पर जो है सलीबी जंगे, ये क्रिश्चियनिटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है, सलीबी जंगे हुई है मजहब के नाम पर। पहली जंगे शुरुआत यहां से हुई। तो जहां पर जो है स्टेट जब इंसान ने बनाया, गवर्नमेंट बनाया, फिर उसने एक्सपेंशनिज्म की तरफ बढ़ना किया कि अब आपने देखा होगा कि कोई जानवर ये नहीं कहता कि अफ्रीका का जानवर उठकर जो है इंडिया के जंगल पर जो है हमला करे, उसको गुलाम बना दे। लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर हमला भी करता है और उसको जो है सबजुगेट भी बनाता है। तो ये सारी चीजें जो रूल्स, रेगुलेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम्स, ये सब मिलकर जो है आपको इवल बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू रूसो कहता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ नेचर के आइडियाज जो रूसो ने दिए थे, वो कहता था कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग हैप्पी थे, सॉलिटरी थे, तन्हा थे, मोर लाइक एनिमल थे, ठीक है, और अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करते थे और खुश थे, अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर मसला कहां पर आता है, फिर वो आगे चलकर बताता हूं जब मैं आपको स्टेट ऑफ नेचर पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक और क्वालिटी भी है इसमें कि कॉन्शियस एंड इनफॉलिबल गाइड। ये आप लोगों की किताब में लिखा भी है कि कॉन्शियस जो है एंड इनफॉलिबल गाइड है। चूंकि इसका ताल्लुक रोमांटिक एज से था, चूंकि इसका ताल्लुक एक ऐसे एज से था जहां पर जो है दिल को अहमियत दी जाती, माइंड और रीजन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, तो इसने कहा कि इंसान की जो ज़मीर की आवाज़ है, जो दिल की आवाज़ है, इट इज़ इनफॉलिबल, इट इज़ ऑलवेज राइट। ये हमेशा सही होती है, दिल की आवाज़ हमेशा सही होती है, वो गलत नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू रूसो ये बताता है आपको, ठीक है। दिल आपको कभी भी ये नहीं कहे कि आप जाएं कत्ल करें, जुल्म करें, ये करें वो करें। हाँ, माइंड कह सकते हैं कि जाएं, किसी की प्रॉपर्टी है वो हड़प लें, आपका फायदा है, किसी को मिलावटी दूध बेच दें, इसमें आपका फायदा है, आपका माइंड कहता है, दिल आपको ये नहीं कहता। तो अकॉर्डिंग टू रूसो कहता है कि कॉन्शियस इज ऑलवेज इनफॉलिबल। और एक और अहम कंसेप्ट है ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट। ये कहता है कि स्टेट जो है ये ऑर्गेनिक कंसेप्ट, जैसे प्लेटो ने ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट दिया था और उसने कहा था कि एवरीवन हैज इट्स ओन आइडेंटिटी व्हेन ही और शी इज विद इन द स्टेट। जब एक शख्स अपनी स्टेट के अंदर है तब उसकी आइडेंटिटी भी है, पहचान भी है।
आउटसाइड द स्टेट एन इंडिविजुअल इज नथिंग। तो ये यहाँ पर प्लेटोनिक बन जाता है, आइडियलिस्ट बन जाता है, और रूसो जो है ये कहना चाहता है कि स्टेट में ही इंडिविजुअल प्रोटेक्टेड है। और ये क्यों ये कहता है आगे चलकर बताता हूं। अभी आपको एक जबरदस्त लाइन रूसो की बताता हूं जो कि ऐसे भी उस पर आता है, और वो है मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। ये सेंटेंस लिखे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करता हूं कि मैन इज बॉर्न फ्री, इंसान आजाद पैदा होता है, बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, हर जगह पर वो चेन्स में जकड़ा हुआ है। मतलब इसका क्या है? असदुल्ला हार्ट फंक्शन इज टू पंप ब्लड अलोन। हाँ ये तो है, साइंटिफिक लैंग्वेज में, बायोलॉजी में ये है कि हार्ट फंक्शन इज टू पंप ब्लड अलोन, बिल्कुल सही है, लेकिन लिटरेचर में फिर ऐसा नहीं है, इट इज ऑल इन ब्रेन, इजंट इट? लेकिन जब आप रोमांटिसिस्ट बनते हैं, सो यू डू नॉट बिलीव इन दिस स्टेटमेंट। बायोलॉजी में आप तो यही पढ़ेंगे कि हार्ट का फंक्शन यही है, ठीक है, या साइंस तो आपको यही कहता है कि हार्ट फंक्शन इज टू पंप ब्लड अलोन, ठीक है, लेकिन लिटरेचर में फिर ऐसा नहीं है, लिटरेचर में इसके आइडियाज अलग है। अच्छा, सो मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। अब इसको समझने की कोशिश करें। मैन इज बॉर्न फ्री ये कहता है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो नंगा आता है, पाक होता है, कोई रिलीजन इसके पास नहीं होता, कोई लैंग्वेज इसके पास नहीं होती, कोई कस्टम्स इसके पास नहीं होते, कोई रिस्ट्रिक्शंस इस पर नहीं होती। ये बच्चा जो है बिल्कुल फ्री होता है, खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, ठीक है, बस बिल्कुल। समझ आ रही है कि बिल्कुल फ्री होता है ये तो इंडिविजुअल। जैसे जैसे ये बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आपकी उम्र का आ जाता है, फिर जो है हालात चेंज हो जाते हैं, फिर इंसान आजाद नहीं रहता। एवरीवेयर ही इज इन चेंज। अब चेंज क्या है? चेंज में आपका रिलीजन भी आ जाता है कि आप रिलीजन के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, रिलीजन में आपका लैंग्वेज भी आता है कि आप अपनी लैंग्वेज के उसूलों के खिलाफ तो नहीं जा सकते, रिलीजन चेंज में आपका कल्चर भी आ सकता है कि आप उसमें भी जकड़ जाते हैं, ठीक है, आप उसकी गिरफ्त में रहते हैं। रिलीजन चेंज में जो है आपका लैंग्वेज भी आता है, कल्चर भी आता है, कस्टम्स भी आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, फैमिलीज भी आती हैं, गवर्नमेंट भी आता है, ये सब जो है फिर चेंज में आते हैं। सो एवरीवन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। वो हमेशा चेंज में रहता है, वो इन सारी चीजों से नहीं निकल सकता। इससे हमें एक और आइडिया भी मिलती है अकॉर्डिंग टू रूसो दैट लिबर्टी इज सिविल लिबर्टी, एब्सोल्यूट लिबर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। के आप चेंज में हैं तो एब्सोल्यूट लिबर्टी जो स्टेट ऑफ नेचर में है या नेचुरल लिबर्टी वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप इक्वालिटी चाहते हैं तो सिविल इक्वालिटी बस वो इक्वालिटी है जो आपको स्टेट देती है, जो आपको रिलीजन देती है, जो आपको कल्चर देती है, जो आपको आपकी लैंग्वेज देती है, बाकी नहीं है। ज्यादा ऊपर नीचे जो है कोशिशें मत करें। अकॉर्डिंग टू रूसो, रूसो आपको यह बताना चाहते हैं कि एवरी मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। अब आता है वो आइडिया देता है स्टेट ऑफ नेचर की, और स्टेट ऑफ नेचर में फिर वो कहता है कि इंसान जो है ही वाज मोर लाइक एनिमल, वो आजाद था, खुश था, सॉलिटरी था, जो खाता था, पीता था, खुश था, बस एक दूसरे। इवन वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है, उस स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बड़ी जबरदस्त बात इसने कही थी, और वो ये है कि स्टेट ऑफ नेचर में हर इंसान जो है, हर इंसान खुश था। और फिर कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना पहले एग्जिस्ट किया है, ना अभी है, और ना स्टेट ऑफ नेचर फ्यूचर में कभी आएगा, बल्कि ये एक ख्याली पलाव है, ये एक आइडिया है जो कि फिलोसोफर्स ने बनाया आज का स्टेट एक्सप्लेन करने के लिए। अब आज का स्टेट आप किसके साथ कंपेयर करते हैं कि इसमें कानून है, इसमें स्टेट है, इसमें सॉवरन होता है, इसमें लोग होता है, इसमें पार्लियामेंट होता है, तो आप इसको किस से कंपेयर करते हैं? तो फिर जाते हैं
एक आइडिया बनाते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करता है। पहला ये एक्सेप्ट करता है दैट स्टेट ऑफ नेचर इज जस्ट एन आइडियल abstract idea developed or built by the philosophers. In reality, state of nature never existed, never exists and will never exist. कभी exist भी नहीं करेगा। ये उसके आइडियाज हैं, लेकिन फिर भी स्टेट ऑफ नेचर पर बात करता है और वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में जो इंसान था वो खुश था, वो लिबर्टी पर था, वो आज़ादी में था, वो जो है तन्हाई में था, वो जिंदगी बसर करता था अपनी दिल को लेकर, अपनी ज़मीर की आवाज़ को लेकर, जो कि इनफॉलिबल है, जो कि हमेशा सही है अकॉर्डिंग टू रूसो। और वो कहता है कि यही दिल की आवाज़ थी जो इसको नॉन वायलेंट बनाता है, कि इंसान वायलेंट नहीं है क्योंकि वो स्टेट ऑफ नेचर में दिल को, ज़मीर की आवाज़ को जो है देखता था। अनलाइक थॉमस हॉब्स तो कहता है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन की तरफ लोग भागते थे और स्टेट ऑफ वार था और ये था। इसने कहा कि स्टेट ऑफ वार नहीं था क्योंकि वो लोग बाज़मीर लोग थे, उसमें ज़मीर था, उसमें दिल था, उसमें फीलिंग्स थे। एंड स्टेट ऑफ नेचर जो था वो रेगुलेटेड था, बट रेगुलेटेड बाय द यूज ऑफ फीलिंग्स को इस्तेमाल करके, एहसास को इस्तेमाल करके स्टेट ऑफ नेचर जो है उस पर रूल होता था। अब सवाल यह है कि जब सारे के सारे लोग खुश थे तो फिर मसला क्या था? फिर मसला क्या बना? आज का हुकूमत क्यों बना? ये लोग क्यों जो है खुद को जो है अपनी आज़ादी को ख़त्म किया इन लोगों ने? वजह क्या था? फिर ये कहता है कि मसला तब बना जब एक शैतान आया इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो शैतान नहीं जो मजहबी शैतान है कि जन्नत से निकाला गया, ये वो नहीं। ये ऐसे ही मेटाफर के तौर पर इसने इस्तेमाल किया या तशबीह के तौर पर इसने इस्तेमाल किया कि एक शैतान आया इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब एक शख्स है, उसने ज़मीन पर कदम रख और इसने कहा कि दिस इज माई प्रॉपर्टी, कि ये अब मेरी ज़मीन है, ये अब मेरी है। जब इसने ये कहा कि अब ये मेरी ज़मीन है, तब मसला आया और तब इस तरह हर शख्स ने कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और फिर ब्लडशेड, वायलेंस, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, स्क्वेबल्स, ये सब जो है इसकी शुरुआत हुई। अब लोगों ने फिर क्या किया? जब ये सब हुआ तो थॉमस हॉब्स ने हमें ये कहा कि हालत जंग में लोग मिले और उसने जो है हुकूमत बनाई डर की वजह से, फियर की वजह से, और अपने ऊपर एक फोर्स रखा ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। और वो एक मोनार्क था, वो एक एब्सोल्यूट किंग था। ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। लोग मिले विद द कंसेप्ट ऑफ जनरल विल इज द फाउंडेशन ऑफ स्टेट, नॉट द फोर्स। ये सेंटेंस लिखे कि विल नॉट द फोर्स इज द बेस आर फाउंडेशन ऑफ स्टेट। जब स्टेट बना तो ये विल की वजह से आया। ये इंसानों की अपनी विल थी, अपनी मर्जी थी। जनरल विल नाम ये देता है कि ये लोग इकट्ठे हुए और अपनी मर्जी से कहा कि मैं अपने तमाम राइट्स इस पूरी कम्युनिटी को देता हूं और ये तमाम की तमाम सोसाइटी जो है अपने तमाम राइट्स मुझे देंगे। तो ये होता क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यहां पर बन जाती है कि इंडिविजुअल्स मिले, जनरल विल जो है अपनी मर्जी से मिले और अपने तमाम राइट्स जो है कुर्बान किए या औरों को दे दिए और उनके राइट्स खुद ले लिए। तो होता क्या है? रूसो कहता है कि न तो इस शख्स ने कुछ खोया न पाया। मिसाल के तौर पर उसके 10 हकूक है, उसने 10 हकूक किसी और को दिए और उसने वही 10 हकूक किसको दे दिए। आप किसी को कर्ज देते हैं और वो जो है वापस आपको कर्ज देता है तो बात खत्म, ना कुछ खोया ना कुछ पाया। हाँ, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपने अपने राइट्स दूसरों को दिए, दूसरों पूरी सोसाइटी के राइट्स आपको मिले। बात तो वही है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिली। अब आपके राइट्स की प्रोटेक्शन जो है पूरी सोसाइटी करेगी।
और इसी तरह आप भी उसी सोसाइटी पूरे होल का एक हिस्सा है। यू आर एन इंडिविजुअल बट द पार्ट ऑफ अ होल। जैसे मैंने कहा कि ही बिलीव्ड इन द ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट, कि स्टेट है, स्टेट क्या है कि पूरी जनरल विल, ये पूरे इंसानों की जो है कॉम्बिनेशन है, उसने इन स्टेट को बनाया, ठीक है, और हर शख्स इसका एक हिस्सा है, इस होल का एक हिस्सा है। तो आपने उनको प्रोटेक्ट करना है और उन सब ने जो है पूरी ताकत के साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और इसी तरह इन लोगों ने एक जनरल विल के जरिए एक मेटाफिजिकल एंटिटी बनाई, जैसे स्टेट कह लें या गवर्नमेंट कह लें, जो भी नाम देने, नाम इसने जाहिर नहीं किया है। जैसे उसने कहा कि एब्सोल्यूट मोनार्की वजूद में आई, तो इसने कहा कि बस एक एंटिटी वजूद में आई उससे। अच्छा, अब इसने तो जनरल विल का कंसेप्ट दे दिया। जनरल विल की थोड़ी खसूसियात भी बता दूं। जनरल विल जो है, एक कैरेक्टरिस्टिक जनरल विल की ये है, जनरल विल मीन्स द विल ऑफ द पीपल। जनरल विल सारे लोगों को, मेजॉरिटी विल को नहीं कहते। मेजॉरिटी विल और जनरल विल में फर्क है, और इसी तरह माइनॉरिटी विल में भी फर्क है। मेजॉरिटी विल जो है ये हो सकती है चंद लोगों की, चंद तो नहीं कहूंगा, या ज्यादा लोगों की हो सकती है, लेकिन दैट इज फॉर स्पेसिफिक ग्रुप। अब पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इन लोगों की विल आप लोग उठा ले तो ये सिर्फ और सिर्फ, अगर सिर्फ पंजाब की लोगों की इंटरेस्ट की बात है, पंजाब के लोगों की जो है फायदा है, और बाकी 3 सूबों का कोई फायदा इसमें नहीं है, तो ये मेजॉरिटी विल है, ये जनरल विल नहीं है। जनरल विल ये तब बनेगा व्हेन इट इज फॉर द कॉमन गुड, जिसमें पूरे पाकिस्तान का फायदा हो। तो रूसो कहता है कि जनरल विल ये माइनॉरिटी विल भी हो सकती है, चंद लोगों की राय भी हो सकती है, छोटे सूबे के लोगों की राय भी हो सकती है, लेकिन ये तब जिसमें सबका भला हो। ये लफ्ज ठीक है। जनरल विल मीन्स सबका भला, जिसमें सबका भला हो, जिसमें सबका फायदा हो, अक्सरियत वाली राय नहीं, जिसमें सिर्फ अक्सरियत का फायदा हो और बाकियों का ना हो। तो जनरल विल वो विल है जिसमें वेलफेयर हो, जिसमें कॉमन गुड हो, जिसमें सबका भला हो। साथ में ये कहता है कि जनरल विल को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 चीजें जरूरी है समझने के लिए, एक है एक्चुअल विल, दूसरा है रियल विल। एक्चुअल विल जो है इरेशनल विल है, और इसमें एक इंडिविजुअल विल लिया जाता है, और इंडिविजुअल विल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती है। एक्चुअल विल ये है। रियल विल जो है वो रैशनल विल है, इंसान दिमाग इस्तेमाल करता है, और वो विल जो है पूरे सोसाइटी के लिए होता है। वो विल महदूद नहीं होता एक खास मकसद के लिए, बल्कि इट इज ऑलवेज फॉर द गुड ऑफ द पीपल। और फिर ये कहता है कि जनरल विल इज ऑलवेज राइट और जनरल विल इज इनफॉलिबल, क्योंकि ये हमेशा सही रहता है। इसलिए सही रहता है क्योंकि ये जो है सबकी भला के लिए है। तो भलाई जो है जिसमें आप सबकी भला चाहते हैं, तो ऐसी विल कभी भी गलत नहीं हो सकती, और ये विल जो है हमेशा सही रहती है। और मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि इसकी एक फिलॉसफी है, और ये है कि ये बिलीव करता है दैट कॉन्शियस इज इनफॉलिबल, कि इंसान की जो दिल की या ज़मीर की आवाज़ है वो इनफॉलिबल है, वो हमेशा सही है। अच्छा, तो ये सारे कंसेप्ट आप लोग सीख लें, अंडरस्टैंड कर लें। फिर अगर आप लोगों का कोई मसला आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब सॉवरेनिटी की बात आज करते हैं। सॉवरेनिटी जो है, सॉवरेनिटी थॉमस हॉब्स तो कहते हैं कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी जो है एक किंग एक मोनार्क के पास होती है। ये इस तरह बिलीव नहीं करता। ये कहता है कि सॉवरेनिटी जो है ये किसी एक शख्स के पास नहीं होती, बल्कि ये एक एंटिटी के पास है, एंटिटी के पास, मेटाफिजिकल एंटिटी। अब ये एंटिटी क्या है ये भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया है। चाहे आप इसको किसी भी आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को दे दें, चाहे आप कहे कि पार्लियामेंट के पास सॉवरेनिटी है, चाहे आप ये सॉवरेनिटी जो है
एग्जीक्यूटिव को देने, जिसको भी देना है, लेजिस्लेचर को देना है, तो ये इसने नहीं एक्सप्लेन किया, बल्कि इसने सिर्फ ये कहा कि ये एक शख्स के पास नहीं होती, बल्कि ये एक एंटिटी, एक वजूद जो है उसके पास होती हैं, और वो वजूद परमानेंट होता है, वो वजूद कभी ख़त्म नहीं होता। जो जनरल विल है उसके ज़रिए जो सॉवरेनिटी दी जाती है, फिर वो सॉवरेनिटी इनएलियनेबल है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो परमानेंट है। हुकूमतें चेंज हो सकती है लेकिन स्टेट तो फिर चेंज नहीं होता। और इसी तरह ये यहाँ पर एक डिफरेंस भी क्रिएट करता है, अनलाइक हॉब्स एंड थॉमस हॉब्स ने ये कहा, डिफरेंस नहीं दिया था कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, लेकिन इस शख्स ने स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क दिया, तो उसने कहा था कि स्टेट फिक्स है, ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन हुकूमत जो है ये इम्परमानेंट है, चेंज होती है। और अगर वर्स्ट हुकूमत है, ख़राब हुकूमत है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, यू कैन थ्रो इट अवे, रिवोल्यूशन ले आए, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो सॉवरेनिटी जो है, और इसने ये भी कहा कि रियल सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल। ये गवर्नमेंट जो है, इट इज ओनली एन एजेंसी दैट इज ओनली अ मशीन दैट प्रोटेक्ट्स द सॉवरेनिटी एंड द राइट्स ऑफ द पीपल। हुकूमत जो है ये कोई सॉवरेन नहीं है। हुकूमत अकॉर्डिंग टू रूसो वो कहता है कि हुकूमत ये एक एजेंसी है जिससे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी जनरल विल को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी सॉवरेनिटी और उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। हुकूमतें चेंज भी होती है, आप इसको हटा भी सकते हैं। वर्स्ट हुकूमत आ जाए तो ये भी है। तो इसके मुताबिक द गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द पीपल। ही बिलीव्ड इन पॉपुलर सॉवरेनिटी, ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ पीपल। तो ये सारी बातें अगर आप लोग सीख लेते हैं, पेपर में पेन डाउन कर लेते हैं, सो आई होप यू विल गेट हायर मार्क्स एज कम्पेयर टू दोज हुज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। उन लोगों के बनिस्बत के रूसों को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है। मैं एक ऐसे CSS एस्पिरेंट को जानता हूँ, 3 अटेम्प्ट्स दे दिए, और मैंने उससे पूछा कि रूसों के बारे में आप कुछ कहें, तो उसने मुझे कहा कि बस उसका तो सिर्फ यही पूरी जिंदगी इस बात पर मुनहसर है कि एवरी मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। और इस सेंटेंस पर मैंने पूरा आंसर ही कर लिया। मैंने कहा वाह शाबाश, आप तो बड़े माहिर है, इसलिए तो 3 अटेम्प्ट देकर भी फेल हो। तो बात यह है कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है स्टेटमेंट पर भी, रोमांटिसिज्म पर भी, इसकी लाइफ पर भी, इसकी जनरल विल पर भी, मेजॉरिटी विल पर भी, माइनॉरिटी विल पर भी, एक्चुअल विल पर भी, रियल विल पर भी, इसी तरह सॉवरेनिटी पर भी, ठीक है। अगर ये सब जो है आप लोग ये कंसेप्ट सीख लेते हैं, जो आज मैंने ये 6-7 कंसेप्ट पढ़ा दिए, कॉन्शियस इज इनफॉलिबल, और नेचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर की बात की, ह्यूमन नेचर की बात की, लिबर्टीज़ की बात की, और उस पर जो है मैंने क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई की, आप लोगों को बताया भी, साथ में इसको कंपेयर किया जॉन लॉक और रूसो थॉमस हॉब्स के साथ। जब आप पेपर में इतना जो है सब कुछ लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होता है, और वो आपको 20 में से 18 मार्क्स जो है इजीली दे देता है। लेकिन जब आप कुछ लिखते हैं, नहीं लिखते तो बस फिर कंसेप्ट क्लैरिटी एंड सिंपल इज बेस्ट। जितना आप सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर होगा पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। बाकी पेपर्स का फिर बताऊंगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में बस सिर्फ टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, सॉवरेन यूज़ करें, जनरल विल यूज़ करें जब अटेम्प्ट करना हो। रूसो के है कॉन्शियस, रोमांटिसिज्म, स्टेट ऑफ नेचर, ये सारे अल्फाज। बाकी सिंपल इज MR और ये वाली वोकैबुलरी इस्तेमाल करें, सिर्फ अपना कंसेप्ट कन्वे करें। कोई इसके लिए कोई जो ग्री जो है GRE के वोकैबुलरीज वगैरह या आइल्स या टफल की वोकैबुलरीज वगैरह आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल लैंग्वेज, द सिंपलर द बेस्ट, बस जितना सिंपल होगा उतना ही बेहतर है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का टॉपिक इधर ख़त्म कर लेते हैं। फिर आप लोगों के लिए मैंने एक पोस्ट भी दिया है, उस पर वहाँ पर भी आप लोग हर किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं डिटेल आंसर देता हूँ।
और कुछ स्टूडेंट्स को आंसर दिया भी है, जैसे कि ये आप लोगों की जो सीआर है मामूना मंजूर, वो बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन करती है पास्ट पेपर्स के हवाले से। उसको मैं पूरा आंसर जो स्केच है कि आपने इस आंसर में क्या क्या लिखना है वो पूरा बता देता हूँ, तो हेल्प हो जाएगी आप लोगों की अगर आप उन कमेंट्स को भी पढ़ लिया करें। अभी अगर कोई क्वेश्चन है रूसो के हवाले से, उसकी ज़िंदगी के हवाले से, जनरल विल के हवाले से, स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से, या कोई और है तो आप पूछ सकते हैं। आई गिव यू 2 मिनट्स। आफ्टर 2 मिनट्स अगर पहले कोई क्वेश्चन किया है और मैंने जवाब नहीं दिया है तो काइंडली आप उसको दोबारा से थोड़ा सा पोस्ट करें ताकि मैं देख लूँ। आई एम लुकिंग एट योर क्वेश्चन बट सो फार आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी क्वेश्चन। 2 मिनट दिए थे, 1 मिनट तो गुजर भी गया। अच्छा, आई थिंक या तो कंसेप्ट क्लियर है और या आप लोगों को चाहिए कि क्वेश्चन के लिए इसको खुद अपनी ज़ात से पढ़े, और बुक आप लोगों को मैं देता हूँ, ये देख लें, ये वाला, ये बुक जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये बड़ा ज़बरदस्त है। करामत अली काइंडली आप जो है क्वेश्चन इंग्लिश में किया करें, सो दैट द रूल इज़ दैट टीचर कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, उर्दू, English, or even if there is need he can speak Sindhi, Pashto, Balochi, or if there is need, ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं, उर्दू एंड इंग्लिश। पर जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए रूल ये हैं सेफ में दैट द स्टूडेंट्स विल ऑलवेज स्पीक ओनली एंड ओनली इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश। सर क्वेश्चंस कहाँ पे पूछ सकते हैं? क्वेश्चन के लिए इसी ग्रुप में जहाँ पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ सेफ पॉलिटिकल साइंस में, वहाँ पर मैंने अनाउंसमेंट में भी डाला हुआ है, सबसे पहला पोस्ट आपको नज़र आएगा, वहाँ पर मैंने लिखा भी है कि आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन करें और मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स, थैंक यू सो मच।